Hello everyone, welcome back to the lecture series of fluid mechanics. This is lecture number 40 of the video lecture series, and probably this is the last lecture of unit 1, because all the topic which are mentioned in the syllabus of your university, basically AKTU University, has been covered in the previous 39 topics or 39 lectures. In this lecture we are going to solve numericals on the last topic of the stability of floating and submerged bodies. So दोस्तों, जितने भी हम लोग के टॉपिक्स थे यूनिट 1 में जो हमें यूनिवर्सिटीज के द्वारा सिलेबस दिया गया था, हमने वो चीज सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं, जो टोटल लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 40 तक में आएंगे। ठीक है, ये बेसिकली आपका लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक खत्म कर चुके हैं 39 लेक्चर्स में ही, जहाँ पे हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी एंड सबमर्ज्ड बॉडी को देखा था। हमने कहा था कि वहां पे आपको एक चीज मैंने बताई थी कि जो स्टेबिलिटी होती है वो तीन चीज पर डिपेंड कर रही होती है, आपका मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी के ऊपर। ठीक है, अगर बॉडी आपकी फ्लोट कर रही होती है तो हम मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेके चलते हैं, और अगर बॉडी आपकी सबमर्ज कंडीशन में है तो हम सेंटर ऑफ बायंसी और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेके चलते हैं। तो हमने ये भी बताया था आप लोगों को कि अगर स्टेबल कंडीशन चाहिए होती है तो सेंटर ऑफ बायंसी या मेटा सेंटर आपका हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं सबमर्ज बॉडीज की, तो सबमर्ज बॉडीज में मेटा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर सेंटर ऑफ बायंसी लाई करता है, तो बॉडी स्टेबल कहलाती है। नीचे आता है तो अनस्टेबल कहलाती है। ठीक है, सेम ऐसा ही आपका होता है फ्लोटिंग बॉडीज का। फ्लोटिंग बॉडीज में भी ये है कि अगर आपकी बॉडी फ्लोट कर रही है और उसका मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर है, तब तक वो बॉडी स्टेबल रहती है। जब वो मेटा सेंटर नीचे आ जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, तो वो बॉडी अनस्टेबल केस में आ जाती है। ठीक है, और जब दोनों एक ही पे आ जाएगा तो उसको हमने बताया था कि वो एक न्यूट्रल केस में आ जाता है। तो हमने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, जिससे ये आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे किसी बॉडी को स्टेबल अनस्टेबल बता सकते हैं। ठीक है, खासकर आपको फ्लोटिंग बॉडीज का ज्यादा ध्यान देना है। जैसे बोट्स वगैरह होती हैं तो उसकी डिजाइनिंग में काम आएगा कि भाई कैसे हम उसको, या कोई भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है उसके बारे उसकी स्टेबिलिटी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल पूरा हो चुका है पोर्शन। तो क्वेश्चन लिखिए आप लोग, सॉलिड सिलेंडर of diameter, a solid cylinder of diameter has a solid cylinder of diameter 4 मीटर, करेक्ट कर लीजिएगा, सॉलिड सिलेंडर हैज अ डायामीटर 4 मीटर। ठीक है, एक आपका, एक मिनट नोट कर लीजिए पहले, तब मैं लिखता हूं। सॉलिड सिलेंडर है ऑफ डायामीटर 4 मीटर, हैज अ हाइट ऑफ 4 मीटर, हैज अ हाइट ऑफ 4 मीटर। एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 4 मीटर, एंड इसकी जो आपकी हाइट दी है वो भी 4 मीटर है। मतलब कोई एक सिलेंडर है ऐसा, जैसे अगर मैं बनाऊं 3D में थोड़ा उसको, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक सिलेंडर का डायमीटर है और इसी सेंस में इसकी ये आपकी हाइट भी बनी हुई है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बना होगा, और ये इसका डायामीटर है जो दिया हुआ है आपका 4 मीटर, और इधर इसकी हाइट दे रहा है आपका 4 मीटर। ठीक है, मान लो कोई ऐसा वेसल है जो फ्लोट कर रहा है और कह रहा है फाइंड द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, जीएम पूछ रहा है, मेटासेंट्रिक हाइट, जो हमें पता है कि जीएम इज इक्वल टू आई बाई वी माइनस बीजी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। हमें ये निकालना है, फाइंड द मेटासेंट्रिक हाइट, फाइंड द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ द सिलेंडर
if the specific gravity of the material of cylinder, find the metacentric height of the cylinder. If the specific gravity of the material of the cylinder is 0.6, यानी जो ये सिलेंडर जिस चीज से बना हुआ है, तो इस सिलेंडर की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 0.6। ठीक है, ये इस सिलेंडर की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है जिसका हमें मेटासेंट्रिक हाइट निकालने को कह रहा है। एंड इट इज फ्लोटिंग इन वाटर with its vertical axis, and it is floating in water with its vertical axis। ठीक है, मतलब कि जैसे देखो ये एज ए सिलेंडर आप ट्रीट कर सकते हो, तो मान लो ये सिलेंडर आपका है, ठीक है, तो ये हो गया 4 मीटर और ये वाला भी फेस दिया है 4 मीटर। तो देखो वर्टिकल एक्सिस मतलब क्या है कि ये ऐसे रखा हुआ है, कि मतलब ये ऐसे फ्लोट कर रहा है, वर्टिकल एक्सिस के बाद तैरते जा रहा है। अगर कहेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो ये ऐसे रखा जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा और ऐसे ये फ्लोट करते रहेगा। वर्टिकल मतलब ऐसे रखा गया पानी में और इस तरीके से वो फ्लोट कर रहा है। ठीक, तो एक्सिस इसलिए डिफाइन किया वर्टिकल क्योंकि सर्कुलर फेस आपके सामने ना आए। ठीक है, क्योंकि अगर ये वाला फेस जैसे मैंने बनाया है ये आपके सामने पड़ जाएगा तो फिर ये आपका सबमर्जेंस निकालना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे एंगल्स वगैरह डिफाइन नहीं किया जाता है। तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करके एंगल डिफाइन करते हैं कि कितना पेरीमीटर उसका पानी के अंदर है। ठीक है, तो मान लेते हैं अभी इसमें क्योंकि हमारे पास डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस कुछ दिया नहीं हुआ है, तो कुछ भी मान लेते हैं कि ये आपका फ्री सरफेस है। तो क्वेश्चन मैंने कहा बताया था, इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ सिलेंडर इज 0.6 एंड इट इज फ्लोटिंग इन वाटर विथ इट्स वर्टिकल एक्सिस, मतलब वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये पानी में तैर रहा है। भाई ये इसकी वर्टिकल एक्सिस है, इसी के अबाउट ये पानी में फ्लोट कर रहा है। ठीक, स्टेट वेदर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल। क्वेश्चन क्या पूछा है, मेटासेंट्रिक हाइट भी निकालनी है और आपको ये भी देखना है कि ये एक स्टेबल केस है या आपका अनस्टेबल केस है। ठीक है, इन दोनों पे इसने एक क्वेश्चन मार्क पूछा है कि आप मेटासेंट्रिक हाइट निकाल तो लोगे, लेकिन आपको ये भी बताना है कि वेदर इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूं, जो छूटा है नोट कर ले। एक पूरा स्टेटमेंट, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4 मीटर हैज अ हाइट ऑफ 4 मीटर, फाइंड द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ द सिलेंडर इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल of the cylinder is 0.6 and it is floating in water with its vertical axis. State whether the equilibrium is stable or not. तो कैसे फाइंड आउट होगा? क्वेश्चन सिंपल है, आपके पास मिसिंग डाटा में क्या सबसे पहले आ रहा है कि जो हमारे पास डाटा मिसिंग है वो ये है कि इसका डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस, यानी हमारे पास ये वाली हाइट नहीं है। समझ रहे हो, मतलब ये जो है, सॉरी ये वाली जो हाइट है, ये शायद कट रहा होगा ब्लैक बोर्ड पे, ये जो हाइट है ये अभी क्वेश्चन मार्क है कि मतलब पानी के अंदर ये कितना डूबा हुआ है, इसके बारे में क्वेश्चन में कोई डाटा गिवन नहीं है आपको। तो मैंने पहले बताया था कि अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपके पास ऐसा कोई डाटा गिवन नहीं होता है और अगर वो वाटर की बात कर रहा है, तो आप सिंपल उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आप उसको सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब अगर मैं इसको यहां पे फिर से बताता हूं कि आपको डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो देखो जो इसका वेट होगा, ठीक है, जैसे आप कह सकते हो कि जो आपका वेट ऑफ सिलेंडर होगा, ठीक है, वेट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होगा वेट ऑफ
वाटर डिस्प्लेस्ड, यही होगा भाई। जितना वेट हटाएगा, क्योंकि फ्लोट कर रहा है तो फ्लोटिंग में वेट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि वेट बराबर क्या होता है, रो जी इंटू वी। भाई पता है ना फॉर्मूला आपको, कि हम लोग जानते हैं कि वेट अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट दैट इज रो इंटू जी। तो यहां से अगर आपको वेट निकालना है तो देखा वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी, तो रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, और वैसे इधर क्या हो जाएगा आपका, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम। तो अब देखो क्या क्या चीजें सेम हो सकती हैं यहां पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो मान लो इसको सिंपल लेके चलते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है सिर्फ। अब देखो वेट ऑफ सिलेंडर निकालना, डेंसिटी किसकी लेंगे, सिलेंडर की। ठीक है, और देखो एक चीज ध्यान देना कि सिलेंडर का जो वेट है वो वाटर के डिस्प्लेस्ड वेट के बराबर होगा। तो देखो वॉल्यूम किसका लोगे, वॉल्यूम दोनों में किसका आएगा, सिलेंडर का। क्योंकि भाई अगर इस बोतल को मैं पानी में रखता हूं तो इसने कितना पानी डिस्प्लेस किया होगा, अपने वॉल्यूम के बराबर। भाई इसका अगर वॉल्यूम आधा लीटर का है 500 ml का, तो ये 500 ml पानी डिस्प्लेस कर देगा वहां से। ठीक है, तो वॉल्यूम दोनों का इससे कैलकुलेट करते हैं कि भाई जितना ये पानी में जाएगा उतना ही पानी वहां से वो डिस्प्लेस किया होगा। ठीक है, तो अगर सिंपल इस पे देखते हैं तो वेट में सिलेंडर के हमें डेंसिटी सिलेंडर की लेके चलनी है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिलेंडर दिया है। ठीक है, तो मैंने बताया है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू 0.6 है, तो ये बराबर होता है डेंसिटी ऑफ सिलेंडर अपॉन लिक्विड, यानी वाटर कर दोगे तो यहां से डेंसिटी ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 kg पर मीटर क्यूब। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गिवन लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड लिक्विड। ठीक है, अब सॉलिड और लिक्विड दोनों के केस में हम स्टैंडर्ड फ्लूइड लिक्विड लेके चलते हैं, ये याद रखिएगा। बस गैस में एयर आ जाता है। ठीक है, तो चाहे सिलेंडर के लिए मतलब सॉलिड दिया हो या कोई लिक्विड दे रहा हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर ही लेके चलोगे, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले पे आते हैं, तो रो इंटू जी क्या हो जाएगा, यहां हो गया 600 गुड़े 9.81, फिर वॉल्यूम रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 इंटू जी 9.81 इंटू अगेन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब आपको यहां देखना है कि हम इस वैल्यू को कैसे यहां से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो वेट ऑफ द सिलेंडर में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो सिलेंडर का वेट है तो उसके लिए हम सारी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 600 इंटू 9.81 इंटू पाई इंटू आपका आर हो गया कितना 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर इंटू एच हो गया आपका 4 मीटर दिया हाइट, तो ये हो गया 4 मीटर बराबर 1000 गुड़े 9.81 गुड़े पाई और आर दिया है 2 स्क्वायर। अब वाटर डिस्प्लेस कितना हुआ है इसका हमें हाइट नहीं पता, क्योंकि वही हाइट हमको निकालनी है। तो ये जो h होगा ये वही अननोन h होगा। क्यों, वेट तो सिलेंडर का पूरा आएगा। ठीक है भाई, ये सिलेंडर है तो इसका वेट निकालने के लिए पूरा वॉल्यूम मिल गया, लेकिन अब मैं कह रहा हूं जितना इसमें पानी भरा इतना हिस्सा डूबा हुआ है, तो हमें सिर्फ ये हाइट लेनी है जो कि हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम हाइट को अननोन कर दिए, तो यहां से देखो क्या क्या चीजें कैंसिल हो जाएंगी आपकी, 9.81 पाई आर स्क्वायर 9.81 पाई आर स्क्वायर, 1000 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आगे आ जाएगा 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू एच। ठीक है, तो यहां से ये निकलेगा एच की वैल्यू आ जाएगी 2.4 मीटर। तो ये हो गया डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस, यानी ये 4 मीटर का सिलेंडर है तो ये पानी के अंदर कितना डूबा हुआ है 2.4 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका हाइट। कैसे निकला है, वेट ऑफ सिलेंडर बराबर वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। अब इसका एक मैं शॉर्टकट बताता हूं आप लोगों को। शॉर्टकट ये है कि अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर रख रहा है और डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है,
तो पानी के केस में क्या करोगे कि वहां भाई देख रहा हो कि 1000 है, ये सीधे डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पूरे इक्वेशन में देखो बचा क्या क्या आपके पास, एक ये 0.6 क्या चीज दिया था हमारे पास, 0.6 इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सिलेंडर। तो क्या निकल के आया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6, 4 क्या चीज था, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो शॉर्टकट ये है कि अगर पानी में कोई चीज डुबाई जा रही है और आपको रैंडम तुरंत हाइट निकालनी है कि डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस कितना होगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय इट्स हाइट, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1 होता है, ठीक है। तो भाई 1 है तो कितना वो पेनिट्रेट करा रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट को, उसको डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। तो वो डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी से इसकी हाइट में मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो निकल गया डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस हमारा यहाँ पे, ठीक। अब डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस हो गया है, तो अब यहां से यानी ये वैल्यू हो गई 2.4, तो इसका सीजी निकालेंगे। तो सीजी कहां आ जाएगा आपका, सीजी आ जाएगा, ये मान लो पोजीशन सीजी का है, तो ये 4 मीटर है, तो सीजी कहां पे आएगा, आधे पे, तो ये हो गया आपका 2 मीटर हो गया सीजी सबमर्ज। अब बायंसी कहां आएगी, तो बायंसी क्या होता है, पानी के अंदर डूबे हुए हिस्से का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो डूबा हुआ हिस्सा कितना है 2.4, सेंटर ऑफ बायंसी क्या होती है, डूबे हुए हिस्से का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो 2.4 का आधा कितना होगा 1.2, तो यहां कहीं आ जाएगा ये हो गया सेंटर ऑफ बायंसी, और ये हाइट हो गई आपकी 1.2 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस बचा है यहाँ पे B और G वाला, ये कितना बच रहा है, देखो 1.2 है, 2 है, तो ये हो गया 0.8 मीटर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 4 मीटर हाइट थी सिलेंडर की, तो CG हो गया 2 मीटर पे, 4 का आधा 2, तो ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2 मीटर पे। फिर सबमर्जेंस निकल के आया है 2.4 मीटर का, तो इसका CG कितना आएगा, 2.4 का जस्ट हाफ हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1.2, ठीक है, 1.2 हो गया। तो अब इसमें क्या करना है कि 4 मीटर का आधा 2 था, तो इसका 2.4 का हो गया आधा 1.2, तो ये निकल के आ गया सेंटर ऑफ बायंसी। अब सेंटर ऑफ बायंसी हो गया 1.2, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया 2 मीटर, तो B और G की वैल्यू हो गई कितनी 0.8 मीटर, ठीक है। तो ये तो हो गया यहां पे BG आपका हो गया 0.8 मीटर। तो अब इस फॉर्मूले में क्या क्या बचा, देखो BG निकल गया, ठीक, वॉल्यूम किसका निकालना है, सबमर्ज बॉडी का, कि कितना हिस्सा पानी के अंदर है। तो फिर अगेन पाई आर स्क्वायर एस से निकालोगे वॉल्यूम इसका, तो क्या निकल के आएगा, मैं इसको मिटा देता हूं। आई थिंक ये तो क्लियर हो गया ना, सबमर्जेंस डेप्थ वगैरह वाला को टॉपिक कैसे निकल के आ रहा है। तो इसको मिटा देता हूं, या नोट करना हो तो ये नोट कर लो, 10-20 सेकंड छोड़ देता हूं। ये चीज सबमर्जेंस हाइट निकालने के लिए हम दोनों साइड का वेट बैलेंस करके, यहां से अगर मान लो पानी नहीं दिया रहता तब डायरेक्ट नहीं लगता ये चीज, ठीक है। तो थोड़ा आपको डिवाइड करना, मान लो यहाँ 1300 आता तो ये कुछ कटता है इसमें, ठीक है। मान लो 1200 दिया होता तो अब 600/1200 करते थे, यहाँ 0.5 आता, 0.6 नहीं आता। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ऐसे इसको हम लोग सॉल्व डायरेक्ट नहीं करते। अगर पानी ना दिया हो, कोई और लिक्विड देगा तो ये पूरा स्टेप आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर न्यूमेरिकल दे रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वहां पे वाटर देता है, क्योंकि वो भी जानता है कि आपके पास कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हो आप, तो आपको मैनुअल निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे वो दिया रहेगा। तो ये नोट हो गया होगा आई थिंक। अब देखो अब उस फॉर्मूले पे आते हैं कि हमें क्या क्या चीजें इसमें बची थी। बीजी मिल चुका है, अब हमें आना है पहला इनर्शिया पे, आई पे। तो अब आई किसका निकालते हैं, हम बताए थे आपको कि इनर्शिया निकालते हैं हम लोग अबाउट, ये होता है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो अब देखो कि इसका वाई एक्सिस कौन सा होगा, ये तो हो गया एक्स, अगर ऐसे करते हैं तो ये हो गया एक्स एक्सिस। वाई कौन सा होगा, ये वाला एक्सिस आपका वाई होगा। तो वाई के फेस पे क्या दिख रहा है, सर्किल। तो इनर्शिया किसका लोगे, सर्किल का, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो सर्कुलर सेक्शन बना हुआ है आपका। तो इनर्शिया आपको किसका लेना पड़ेगा, इनर्शिया आपको सर्कुलर फेस का निकालना पड़ेगा।
तो सर्कुलर फेस का फॉर्मूला क्या होता है इनर्शिया का, किसी को याद है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालोगे तो सर्कुलर फेस का क्या हो जाएगा, पाई डी पे पावर 4 अपॉन 64। अभी पढ़ाया हूं पिछले लेक्चर में, भूल गया सबको? तो आपका इनर्शिया क्या हो जाएगा, पाई डी पे पावर 4 अपॉन 64। ठीक, अब इनर्शिया निकाल लेते हैं यहां से, तो ये आपका आई वाई वाई कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू पाई इंटू डी हो गया 4 पे पावर 4 अपॉन 64। तो इनर्शिया कैलकुलेट कर लोगे तो ये निकल के आएगा इनर्शिया आपकी पाई डी पे पावर 4, देख लेना कितना आ रहा है निकल के, ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं डायरेक्ट रख दिया हूं इसको। तो ये भी देख लेना कितनी वैल्यू आ रही है इसकी। फिर आते हैं हम लोग वॉल्यूम वाले पे, ठीक है, कितना आ रहा है 12.56, ठीक है, ये आ गया 12.56 मीटर 4, ठीक है। अब आते हैं सबमर्ज बॉडी के वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा अगेन। अब देखो वॉल्यूम में ये गलती मत करना कि हम सर्किल मतलब उसको लेके चलेंगे रेक्टेंगल, ठीक है। वॉल्यूम निकलेगा आपका पाई आर स्क्वायर एच से, ठीक है, और एच पता है सबमर्जन डेप्थ 2.4 है, क्योंकि हमें सबमर्ज बॉडी का ही वॉल्यूम लेके चलना होता है। तो पाई इंटू आर हो गया 2 मीटर का स्क्वायर और एच हो गया आपका 2.4। ये लेना कितना आ रहा है वॉल्यूम, सबमर्जेंस वॉल्यूम कितना आ रहा है, हैं 30.15 मीटर क्यूब, ठीक है। अब पुटअप करते हैं सारी वैल्यूज को, तो आई की वैल्यू आ गई 12.56 डिवाइडेड बाई सबमर्ज वॉल्यूम आ गया आपका 30.15 माइनस बीजी दैट इज इक्वल टू 0.8 मीटर। ये देखो कितना आया आपका, देखो माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, ध्यान देना, नहीं सही चेक करो फिर से। 0.41 तो इसका आया है ना, माइनस 0.8 करो, माइनस कितना रहा है, माइनस 0.3833, ये आ रहा है माइनस 0.3833, ठीक है। अब यहां पे देखो जो ये निगेटिव साइन यहां बना है, इसीलिए मैंने नंबर कराया यहां पे सिर्फ और सिर्फ कि आपको समझाने के लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी ये पूछा है कि स्टेट वेदर दिस बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम और नॉट। तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आपने क्या किया अभी तक, मेटासेंट्रिक हाइट निकाल ली और हमने बताया कि मेटासेंट्रिक हाइट निकल के आया है 0.3833 मीटर, ठीक है। लेकिन आपको एक निगेटिव साइन मिल गया, तो जब भी ऐसा कभी होगा कि किसी भी बॉडी का मेटासेंट्रिक हाइट निकालते हो और उसकी निगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो आप वहां पे लिखोगे स्टेटमेंट कि हियर निगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट, हियर निगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट द बॉडी is in unstable equilibrium, the body is in unstable equilibrium। मतलब इसका क्या है कि माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो मेटा सेंटर है वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे आ गया है। मतलब इस बॉडी का अगर हम मेटा सेंटर निकालेंगे तो वो यहां कहीं आ गया, कितना आया -3 पॉइंट है, तो ये इतने नीचे यहां कहीं आ गया, इस लोकेशन पे इसका मेटा सेंटर आ गया है, ठीक है। अगर प्लस होता तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर यहां कहीं आता, ठीक है। जब प्लस वैल्यू होगी तो ये जो सीजी की लाइन है, इस सीजी की लाइन से ऊपर चलोगे तो ये प्लस वैल्यू देता है मेटासेंट्रिक हाइट की, ठीक है। क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला, जीएम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जी और एम के बीच की दूरी, मतलब ग्रेविटी से मेटासेंटर की दूरी। अगर ये निगेटिव आता है तो यानी ये जो वैल्यू है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे लाई कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि वो बॉडी आपका अनस्टेबल हो गया। मतलब अगर आप उसको थोड़ा बहुत टिल्ट करोगे, थोड़ा भी डिस्प्लेसमेंट दोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो बॉडी वहां पे टॉपल कर सकती है या बॉडी वहां पे डूब सकती है। तो आपको
कभी भी कोई बॉडी अनस्टेबल डिजाइन नहीं करनी होती है, ठीक है। आइए न्यूमेरिकल इन्होंने पूछ लिया है जस्ट फॉर प्रैक्टिस कि अनस्टेबल केस क्या होता है, लेकिन ऐसा कोई भी काम आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे जिससे ये मालूम चले कि ये बॉडी अनस्टेबल हो जा रही है, क्योंकि अनस्टेबल का मतलब क्या हो गया कि अगर उसको कहीं फ्लोट कराओगे, थोड़ा भी टिल्ट हुआ, अगर वेव, थोड़ी सी वेव आ गई तो बॉडी वहां पे वो डूब जाएगी तुरंत। तो आपको ये ध्यान देना है कि मेटा सेंटर किसी भी कंडीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे आ गया तो ये बट ऑब्वियस है कि आपका जो डिजाइनिंग हो रहा है वो गलत हो रहा है, बॉडी आपकी अनस्टेबल स्टेट में है जहां पे वो किसी भी हालत में टॉपल कर सकता है। तो इसलिए आपको किसी भी, अब यहाँ पे आ गया ना कि ये नेगेटिव हो गया और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि वी शुड नीड टू रीडिजाइन दिस बॉडी और रीडिजाइन दिस मेटा सेंटर, हमें फिर से इसको रीडिजाइन करना पड़ेगा तब तक जब तक इसका मेटा सेंटर इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर नहीं आ जाता है, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे रहेगा तो इस बॉडी का कोई मतलब नहीं है, आप कहीं इसको फ्लोट नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट और आंसर बताने का कि ये न्यूमेरिकल में मेन मतलब क्या था कि जो ये नेगेटिव साइन दिख रहा है आपको, इसकी बात मैं कर रहा था, ठीक है। ये नेगेटिव साइन क्या शो करेगा, तो लिख दीजिएगा कि दिस नेगेटिव साइन शोज दैट दिस बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और आगे अगर ज्यादा लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो, वी शुड नीड टू रिकैलकुलेट द मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है, फॉर अ स्टेबल कंडीशन। सो ये यहाँ पे यूनिट 1 आपका खत्म होता है। जो भी लेक्चर जितने भी थे मैंने कोशिश किए सारे टॉपिक्स कवर हो गए होंगे आपके, ठीक है। अगर कुछ छूटा होगा तो आप कमेंट में कुछ भी कह सकते हो सर ये टॉपिक छूटा है, तो मैं उसका अलग से लेक्चर बना के आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए यूनिट 1 यहाँ पे एंड करते हैं। हम लोग कल से यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे जो कि काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और अभी मैं कुछ देर छोड़ दे रहा हूँ, स्क्रीन नोट कर लीजिएगा, ठीक है, फिर मैं बंद कर दूंगा इसको। तो थैंक यू वेरी मच। बंद करते हैं, चीज नहीं करें।